यार ये पैसे का मामला ना बड़ा अजीब है। हम सोचते हैं ये सब नंबर्स, डेटा, स्प्रेडशीट्स का खेल है, पर हाउसल की किताब पढ़ के लगता है ये तो दिमाग का मतलब साइकोलॉजी का मामला ज्यादा है। एग्जैक्टली मतलब फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितने स्मार्ट हो, बल्कि इस बात पे ज्यादा डिपेंड करता है कि आप बिहेव कैसे करते हो। और बिहेवियर सिखाना या बदलना वो तो मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। ये एक सॉफ्ट स्किल है, कोई हार्ड साइंस नहीं। सोचो ना, एक तरफ वो टेक जीनियस जिसने करोड़ों कमाए पर पैसे को ऐसे उड़ाया जैसे कुछ है ही नहीं, और आखिर में कंगाल हो गया। हाँ, और दूसरी तरफ वो रोनाल्ड रीड वाली कहानी, एक बिल्कुल साधारण सा जेनिटर और गैस स्टेशन अटेंडेंट, किसी को पता भी नहीं था, पर जब वो गुजरे उनके पास $8 मिलियन से ज्यादा की वेल्थ थी। कैसे? बस सिंपल सेविंग और इन्वेस्टिंग, दशकों तक। कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंट बिहेवियर। तो इससे साफ पता चलता है पैसा बनाना और उसे संभालना ये दिमाग से ज्यादा बिहेवियर का खेल है। तो आज हम मॉर्गन हाउसल की पॉपुलर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ की आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे। मिशन है ये समझना कि पैसे को लेकर हमारी सोच कैसे काम करती है और हम बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे ले सकते हैं। तैयार हो इस गहरी बातचीत के लिए? बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। पहला बड़ा आइडिया है नो वंस क्रेजी, कोई भी पागल नहीं है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर इसका मतलब क्या है? कि हर कोई अपने फाइनेंशियल डिसीजंस अपने यूनिक एक्सपीरियंसेस के लेंस से लेता है। हाँ, जो उसे उस वक्त बिल्कुल लॉजिकल लगते हैं, भले हमें बाहर से देखने में वो अजीब लगे। अच्छा, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस भले वो दुनिया के स्केल पे बहुत छोटे हों, वही आपके 80% सोच को शेप करते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। जैसे हाउसल बताते हैं, जिसने बचपन में हाई इन्फ्लेशन देखा है वो शायद बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से कतराएगा। जिसने 1930s का ग्रेट डिप्रेशन, अमेरिका का वो बड़ा इकोनॉमिक संकट देखा है, उसकी सोच उस इंसान से बिल्कुल अलग होगी जो उस दौर में अमीर हुआ। सही बात है, दोनों ने अलग चीजें एक्सपीरियंस की हैं। बिल्कुल। इसका एक पावरफुल एग्जाम्पल हाउसहोल्ड देते हैं उन लोगों का जो लॉटरी टिकट्स खरीदते हैं, खासकर कम इनकम वाले लोग। हाँ। हमें शायद ये पैसा बर्बाद करना लगे, पर उनके पर्सपेक्टिव से वो शायद उम्मीद खरीद रहे हैं, एक चांस, एक सपना कि वो भी वैसी जिंदगी जी सकें जो अमीर लोग जीते हैं। उनके लिए ये डिसीजन क्रेजी नहीं बल्कि एक रैशनल होप हो सकती है। समझ रही हूँ, उनका लॉजिक उनके एक्सपीरियंस से आता है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि आज के फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, 401k जो अमेरिका में एक रिटायरमेंट सेविंग प्लान है, या स्टूडेंट लोन्स, ये सब बहुत नए हैं। हाँ, सही बात है। 401k 1978 से पहले था ही नहीं। रॉथ IRA 1998 में आया। हम सब कलेक्टिवली अभी भी सीख ही रहे हैं। इस गेम में हम सब नए खिलाड़ी हैं। तो किसी को जज करने से पहले उनका कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। सब अपने हिसाब से खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो पहला टेक अवे ये है कि जब हम किसी और के फाइनेंशियल डिसीजन को देखें जो हमें अजीब लगे, तो याद रखें कि उनका एक्सपीरियंस और उनकी दुनिया हमसे अलग हो सकती है। इट्स नॉट अबाउट स्मार्ट्स, इट्स अबाउट देयर रियलिटी। लेकिन सिर्फ बिहेवियर और एक्सपीरियंस ही काफी नहीं है। हॉसल कहते हैं लक और रिस्क का भी बड़ा हाथ होता है। बहुत बड़ा। लक और रिस्क ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें हम अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये जुड़वा भाई जैसे हैं, हर कहानी के दो पहलू। जैसी बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, वो ब्रिलियंट थे, इसमें कोई शक नहीं, पर उन्हें बचपन में लेकसाइड स्कूल में कंप्यूटर एक्सेस मिला जो उस वक्त दुनिया में बहुत कम हाई स्कूल स्टूडेंट्स को नसीब था। ये एक 1 in a million चांस था। एग्जैक्टली, ये था लक। और उसी स्कूल में उनके एक दोस्त थे, केंट इवांस। हाँ, केंट इवांस। उतने ही स्मार्ट, उतने ही एम्बिशियस। हाउसल बताते हैं कि शायद वो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर होते, पर हाई स्कूल में ही एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। ये था रिस्क। एक ही सिचुएशन, दो ऑपोजिट आउटकम्स, लक और रिस्क। इसीलिए किसी के सक्सेस को सिर्फ उनकी मेहनत या इंटेलिजेंस का नतीजा मान लेना, या किसी के फेलियर को सिर्फ उनके गलत फैसलों का, ये थोड़ा सिंपलिस्टिक हो जाता है। बिल्कुल। हिस्ट्री देखो, कॉर्नेलियस वंडरबिल्ट या जॉन डी रॉकफेलर जैसे लोग आगे बढ़ने के लिए कानून के दायरे से बाहर गए और लोग उन्हें विजनरी कहते हैं। अच्छा। एनरॉन कंपनी ने भी रूल्स तोड़े और वो बर्बाद हो गए, उन्हें क्रिमिनल्स कहा गया। वो फाइन लाइन कहाँ है बोल्ड और रेकलेस के बीच? शायद उसमें लक का भी रोल था। मतलब ये हुआ कि जब हम सक्सेस या फेलियर को देखते हैं, अपना या दूसरों का, तो हमें थोड़ा हम्बल होना चाहिए। हाँ, चीजें कभी उतनी अच्छी या उतनी बुरी नहीं होती जितनी दिखती हैं। हमेशा लक और रिस्क का एलिमेंट रहता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि हमें रिजल्ट्स पर फोकस करने के बजाय प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए। हाँ,
और दूसरों को जज करते वक्त और खुद को इवैल्यूएट करते वक्त इस लक और रिस्क के फैक्टर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इससे ह्यूमिलिटी आती है। नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। और इसी ह्यूमिलिटी से जुड़ता है अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इनफ। राइट, ये जानना कि कब रुकना है। हाउसल कहते हैं ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट पर सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल है, इनफ का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। हम रजत गुप्ता या बर्नी मैडॉफ जैसे लोगों की कहानियां देखते हैं। उनके पास सब कुछ था, पैसा, इज्जत, पावर, फ्रीडम, पर फिर भी उन्होंने और ज्यादा के चक्कर में सब कुछ रिस्क पर लगा दिया और अंत में सब गंवा दिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए इनफ जैसा कुछ था ही नहीं। गुप्ता ऑलरेडी $100 मिलियन के मालिक थे, फिर भी इनसाइडर ट्रेनिंग की। मैडॉफ का बिजनेस लेजिटिमेट था, पॉन्जी स्कीम से पहले ही वो सक्सेसफुल थे। उन्होंने वो सब रिस्क किया जो उनके पास था और उनके लिए जरूरी था, उस चीज के लिए जो उनके पास नहीं थी और जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं थी। इसका मतलब यह है कि गोल पोस्ट हमेशा आगे बढ़ता रहता है ना। सोशल कंपैरिजन एक बहुत बड़ा ट्रैप है। बहुत बड़ा। जैसे ही हमें थोड़ा और मिलता है, हमारी एम्बिशंस और ख्वाहिशें उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाती हैं। फिर हम आसपास देखते हैं और लगता है कि हम पीछे रह गए। हाँ, और इस चक्कर में हम और बड़े रिस्क लेने लगते हैं। कोई ना कोई हमेशा आपसे ज्यादा अमीर होगा ही। तो इस रेस को जीतने का क्या तरीका है? एक ही तरीका है, इस रेस में पार्टिसिपेट ही मत करो। ये एक्सेप्ट करना कि आपके पास इनफ हो सकता है, भले ही वो किसी और से कम हो। अपनी जरूरतों और खुशियों को पहचानो। सोशल कंपैरिजन के इस नेवर एंडिंग साइकिल से बाहर निकलना ही इनफ को समझना है। जैसे वेगस कैसीनो में कहते हैं। हाँ, कि जीतने का एक ही तरीका है, जैसे ही अंदर आओ वैसे ही बाहर निकल जाओ। वही रूल सोशल कंपैरिजन के गेम का है। और हाउजर ये भी याद दिलाते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें कभी भी रिस्क नहीं करना चाहिए, जैसे रेप्यूटेशन, फ्रीडम, फैमिली, फ्रेंड्स, हैप्पीनेस। सही बात है, ये इनवैल्यूएबल हैं। पैसा इनको खरीद नहीं सकता, पर इनको खोने का रिस्क जरूर ले सकता है अगर हम इनफ को नहीं पहचानते। एग्जैक्टली। और इस इनफ को अचीव करने और बनाए रखने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। अमीर बनना और अमीर बने रहना, ये दो अलग अलग स्किल्स हैं। अच्छा, कैसे? अमीर बनने के शायद हजारों तरीके हो सकते हैं, पर अमीर बने रहने का फॉर्मूला सिंपल है। थोड़ी सी फ्रुगैलिटी यानी खर्च में समझदारी, और थोड़ा सा पैरानोया यानी हमेशा सावधान रहना कि कुछ गलत हो सकता है। एक सर्वाइवल मेंटालिटी चाहिए। जेसी लिवरमोर की कहानी इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। हाँ बिल्कुल। वो 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश में शॉर्ट करके, मतलब मार्केट गिरने पर पैसा बना के, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए थे। पर वो रुके नहीं। कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि वो बड़े से बड़े बेट्स लेते गए, लेवरेज का इस्तेमाल किया, मतलब उधार लेकर ज्यादा इन्वेस्ट करना, और आखिर में सब कुछ गवा दिया। 1933 तक वो ब्रोक थे और बाद में उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो अमीर बनने के लिए रिस्क लेना, ऑप्टिमिस्टिक होना जरूरी है, पर अमीर बने रहने के लिए ह्यूमिलिटी और बर्बादी से बचना जरूरी है। बिल्कुल। स्टेइंग वेल्थी रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी। ये समझना कि जो वेल्थ आपने बनाई है वो लक या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से जा भी सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वेल्थ को कंपाउंड होने के लिए आपको गेम में बने रहना होगा, सर्वाइव करना होगा। जैसे वॉरेन बफे। हाँ, वॉरेन बफे इतने सक्सेसफुल इसलिए नहीं है कि उन्होंने हमेशा बेस्ट रिटर्न्स जनरेट किए, बल्कि इसलिए कि वो 75+ सालों से कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो डेट में नहीं डूबे, पैनिक में आकर मार्केट से निकले नहीं, उन्होंने 14 रिसेशंस को झेला है। ही सर्वाइव्ड। सर्वाइवल उनकी लॉन्ग टर्म सक्सेस का राज है। ये बफे के पार्टनर रिक ग्वेरन वाली बात भी इंटरेस्टिंग है। हाँ, वो भी उतने ही स्मार्ट थे, पर उनमें जल्दी थी। उन्होंने लेवरेज लिया, और जब 1973-74 में मार्केट गिरा तो उन्हें मार्जिन कॉल आ गई, यानी उन्हें अपने शेयर्स बहुत कम दाम पर बेचने पड़े, कुछ तो बफे को ही। हाँ, जबकि वॉरेन और चार्ली सर्वाइव कर गए क्योंकि उन्होंने उधार नहीं लिया था। रिक वेरन गेम से बाहर हो गए। तो सर्वाइव करना कितना क्रूशियल है। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं अमीर बने रहने के लिए। हाँ। पहला, फाइनेंशियली अनब्रेकेबल बनो। ऐसे प्लान करो कि आप मार्केट के उतार चढ़ाव झेल सको, बिना मजबूरी में बेचे। रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टिके रहना, ताकि कंपाउंडिंग अपना काम कर सके। दूसरा, प्लान तो बनाओ, पर हमेशा ये मानकर चलो कि प्लान फेल हो सकता है, इसलिए हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो, एक बफर। और तीसरा, हॉजल कहते हैं, बारबेल्ड पर्सनालिटी रखो। फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहो, पर इस बात को लेकर पैरानॉइड रहो कि वहां तक पहुंचने के रास्ते में बहुत खतरे हैं जिनसे बचना है। तो इतनी सारी बातों का निचोड़ क्या है? शायद सबसे सिंपल पर सबसे पावरफुल एडवाइस, पैसा बचाओ,
सेव मनी। हाँ, ये इतना ऑब्वियस लगता है, पर लोग इस पर इतना फोकस क्यों नहीं करते? शायद इसलिए क्योंकि सेविंग उतनी ग्लैमरस नहीं लगती जितना हाई इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की बात करना। हो सकता है, पर सेविंग ही वो चीज है जो आपके कंट्रोल में है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स में लक और रिस्क का बड़ा रोल है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। सेविंग एनर्जी एफिशिएंसी की तरह है। नई एनर्जी सोर्सेज ढूंढने से बेहतर है जो है उसे कम वेस्ट करना सीखो। सेविंग्स रेट 100% आपके कंट्रोल में है। इनकम बढ़ाना या सुपर हाई रिटर्न्स पाना मुश्किल हो सकता है, पर कम खर्च करना कंपैरेटिवली आसान है। और हाउसल का वो कोट बड़ा पावरफुल है, वेल्थ इज द गैप बिटवीन योर इनकम एंड योर ईगो। हाँ, मतलब जितना आपका ईगो कम होगा उतना आप शो ऑफ करने के बजाय सेव करोगे। और वेल्थ वो नहीं है जो दिखता है, फैंसी कार, बड़ी घड़ी, वो तो रिचनेस है, खर्च किया हुआ पैसा है। बिल्कुल, असली वेल्थ छिपी होती है, वो पैसा जो सेव किया गया है, इन्वेस्ट किया गया है, जो दिखता नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ किसी स्पेसिफिक गोल के लिए सेव मत करो, जैसे कार या घर। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल के लिए सेव करो। ये सेविंग का एक अनोखा रिटर्न है, टाइम पर कंट्रोल। अच्छा। जब आपके पास सेविंग्स होती हैं तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप जॉब चेंज करने का रिस्क ले सकते हो, अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी हैंडल कर सकते हो, बिना पैनिक में अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचे। ये फ्रीडम शायद पैसे का सबसे बड़ा बेनिफिट है। ये बात तो सही है, फ्लेक्सिबिलिटी इज अंडररेटेड। चलो अब बात करते हैं कंपाउंडिंग की। इसकी पावर को समझना थोड़ा मुश्किल है। हाउसल इसे कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग कहते हैं। हाँ, वो आइस एज वाला एग्जाम्पल देते हैं, कैसे थोड़ी सी ठंडक साल दर साल बढ़ते बढ़ते पूरी धरती को बर्फ से ढक देती है। छोटी शुरुआत पर वक्त के साथ ह्यूज रिजल्ट। एग्जैक्टली। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वॉरेन बफे है। उनकी $84.5 बिलियन की नेट वर्थ में से 84.2 बिलियन उनकी 50th बर्थडे के बाद बनी है। सोचो। और 81.5 बिलियन तो 65 के बाद। क्यों? क्योंकि वो 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 75 सालों से ज्यादा। हाँ। हार्वर्ड कैलकुलेट करते हैं कि अगर बफे ने 30s में इन्वेस्ट करना शुरू किया होता और 60s में रिटायर हो गए होते, जो एक नॉर्मल करियर स्पैन है, तो उनकी नेटवर्थ 84.5 बिलियन की जगह सिर्फ 11.9 मिलियन होती। 99.9% कम। तो सीक्रेट उनका स्किल तो है ही, पर उससे भी बड़ा सीक्रेट है उनका टाइम इन द मार्केट। बिल्कुल। और वो जिम साइमंस वाला कंपैरिजन भी माइंड ब्लोइंग है। हाँ, जिम साइमंस, रिनेसा टेक्नोलॉजीज के फाउंडर, ने बफे से कहीं बेहतर एवरेज एनुअल रिटर्न 66% वर्सेस 22% जनरेट किया है। फिर भी उनकी नेटवर्थ बफे से लगभग 75% कम है। रीजन? साइमंस ने 50 की उम्र में सीरियसली इन्वेस्ट करना शुरू किया, बफे ने 10 में। कंपाउंडिंग को काम करने के लिए टाइम चाहिए। ये इंट्यूटिव नहीं है। 8 + 8 + 8 24 समझना आसान है, पर 8 × 8 × 8 512 इमेजिन करना मुश्किल। तो सिंपल शब्दों में अच्छी इन्वेस्टिंग का मतलब हमेशा हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न्स जनरेट करना नहीं है। नहीं, बल्कि प्रिटी गुड रिटर्न्स कंसिस्टेंटली लंबे समय तक जनरेट करना है, बिना रुके, बिना गेम से बाहर हुए। तभी कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है। पेशेंस और लॉन्ग टर्म टिके रहना की है। ये तो हुई कंपाउंडिंग की बात। एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है टेल्स यू विन। इसका क्या मतलब है कि रिजल्ट्स का एक डिस्प्रपोर्शनेटली बड़ा हिस्सा कुछ बहुत कम एक्सट्रीम इवेंट्स से आता है। हाँ, बिल्कुल। इसे लॉन्ग टेल्स भी कहते हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सट्रीम्स में जो इवेंट्स होते हैं वही सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। जैसे हाउसल आर्ट डीलर हाइंस बर्गुरेन का एग्जाम्पल देते हैं। उन्होंने हजारों आर्ट पीसेस खरीदे, शायद 99% की वैल्यू नहीं बढ़ी, पर कुछ चंद मास्टरपीसेस, पिकासो, मातीस ने उन्हें बिलियनर बना दिया। अच्छा। वेंचर कैपिटल फंडिंग में भी यही होता है। एक वीसी फर्म 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, आधे से ज्यादा फेल हो जाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत रिटर्न देते हैं, पर 1 या 2 यूनिकॉर्न इतना कमाल करते हैं कि पूरे फंड का रिटर्न बन जाता है। और ये स्टॉक मार्केट में भी सच है। रसल 3000 इंडेक्स, जो यूएस के 3000 बड़ी कंपनियों को ट्रैक करता है, उसका 1980 से 2018 तक का सारा रिटर्न सिर्फ 7% कंपनियों से आया है। सोचो। हाँ, और 40% कंपनीज तो इफेक्टिवली फेल हो गई। उनकी वैल्यू 70% से ज्यादा गिरी और कभी रिकवर नहीं हुई। मतलब फेलियर नॉर्मल है, पर सक्सेस एक्सट्रीम हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टिंग में या लाइफ में भी बहुत सारी चीजें काम नहीं करेंगी। फेलियर एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल। Amazon का फायर फोन बुरी तरह फेल हुआ, पर AWS, Amazon वेब सर्विसेज ने कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया। जेफ बेजोस ने कहा भी था, हम इससे भी बड़े फेलियर्स पर काम कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स के CEO रीड हेस्टिंग्स ने कहा कि उनका हिट रेशियो शायद बहुत हाई है, उन्हें और रिस्क लेना चाहिए
और ज्यादा शोज कैंसिल करने चाहिए। हाँ, क्रिस रॉक अपने जोक्स पहले छोटे क्लब्स में टेस्ट करते हैं, वहां फेल होते हैं, तब जाकर एक सक्सेसफुल स्पेशल बनता है। तो इन्वेस्टर के लिए इसका टेक अवे क्या है कि अगर आपके आधे डिसीजंस गलत भी होते हैं तो भी आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। हाँ, अगर आपके सही डिसीजंस टेल इवेंट्स बन जाएं, यानी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हो जाएं। पीटर लिंच ने कहा था, अगर आप इस बिजनेस में कमाल के हो तो 10 में से 6 बार सही हो गए। बफे ने भी कहा है कि उन्होंने 400-500 स्टॉक्स खरीदे होंगे, पर उनका पैसा सिर्फ 10-12 इन्वेस्टमेंट से बना है। तो इंडिविजुअल विन्स या लॉसेस पे ऑब्सेस करने के बजाय ओवरऑल पोर्टफोलियो और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर फोकस करना चाहिए। एग्जैक्टली, फेलियर को प्रोसेस का हिस्सा मानना चाहिए। टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। और क्योंकि ये टेल इवेंट्स या सरप्राइजेस इतने इंपॉर्टेंट है, ये हमें अगले पॉइंट पर लाता है। हिस्ट्री सरप्राइजेस से भरी पड़ी है, फिर भी हम उसे फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं। हाँ, ये विडंबना है। हम पिछले डेटा को देखकर फ्यूचर के पैटर्न्स बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेसन ये है कि अनएक्सपेक्टेड चीजें होती रहती हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ वो भी होता है। बिल्कुल, इन्वेस्टिंग फिजिक्स जैसी हार्ड साइंस नहीं है जहां रूल्स फिक्स होते हैं। ये सोशल साइंस है जिसमें इंसान शामिल हैं, उनके इमोशंस, उनके बदलते बिहेवियर। और दुनिया खुद भी बदल रही है, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, रूल्स। तो पिछला डेटा हमेशा फ्यूचर के लिए रेलेवेंट हो ये जरूरी नहीं। सोचो, पिछले 40 साल में इंटरेस्ट रेट्स लगातार गिरते रहे हैं, तो इस एक्सपीरियंस से हमें बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट्स के दौर के बारे में क्या पता चलेगा? शायद कुछ भी नहीं। माइकल बैटनिक का पॉइंट है कि एक्सपीरियंस हमें ओवर कॉन्फिडेंट भी बना सकता है। इवन बेंजामिन ग्राहम, वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर, ने अपनी फॉर्मूलाज द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के हर एडिशन में अपडेट की थी। हाँ, क्योंकि वो जानते थे कि मार्केट बदलता है, जो कल काम करता था वो आज शायद न करे। तो हिस्ट्री से स्पेसिफिक प्रेडिक्शंस लेने के बजाय जनरल बिहेवियरल लेसन सीखने चाहिए, जैसे इंसान ग्रीड और फियर में कैसे रिएक्ट करता है, स्ट्रेस में क्या डिसीजंस लेता है। बिल्कुल, क्योंकि हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेसन शायद यही है, द वर्ल्ड इज सरप्राइजिंग। और इसी सरप्राइज एलिमेंट की वजह से रूम फॉर एरर या मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। ये सिर्फ कंजर्वेटिव होना नहीं है, ये एक बफर है, क्वेश्चन है अनएक्सपेक्टेड झटकों के लिए। इसका आइडिया ये है कि आप ये मानकर चलो कि आपका फोरकास्ट गलत हो सकता है, चीजें प्लान के मुताबिक नहीं जाएंगी। जैसे एक ब्लैक जैक कार्ड काउंटर जानता है कि प्रोबेबिलिटी उसके फेवर में है, पर वो फिर भी सब पैसा एक हाथ पर नहीं लगाता, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड हार हो सकती है। वो बर्बादी से बचने के लिए मार्जिन रखता है। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें गेम में बने रहने की ताकत देता है, ताकि हम लंबे समय तक खेल सकें और कंपाउंडिंग या उन टेल इवेंट्स का फायदा उठा सकें जब वो हमारे फेवर में आए। हाँ, बिल गेट्स ने शुरू में माइक्रोसॉफ्ट में हमेशा इतना कैश रखा था कि कंपनी बिना किसी रेवेन्यू के 1 साल तक चल सके। वॉरेन बफे भी कहते हैं वो हमेशा एम्पल कैश रखते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए रात की नींद खराब नहीं करना चाहते। प्रैक्टिकल लेवल पे इसका मतलब क्या है? पहला, मार्केट की वॉलेटिलिटी को मेंटली हैंडल करने के लिए तैयार रहो। एसेट्स को 30% गिरते देखना स्प्रेडशीट पर अलग बात है, रियल लाइफ में कॉन्फिडेंस हिल जाता है। दूसरा, अपने फ्यूचर रिटर्न्स को एस्टिमेट करते वक्त थोड़ा कंजर्वेटिव रहो। अगर कम आए तो आपका प्लान नहीं बिगड़ेगा, अगर ज्यादा आए तो बोनस होगा। और तीसरा, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बचो। जैसे सिर्फ अपनी सैलरी पर डिपेंड रहना एक रिस्क है। डाइवर्सिफाई करो, सेविंग्स रखो। हाउसल वो स्टेलिनग्राड वाला एग्जाम्पल देते हैं जहां जर्मन टैंक्स चूहों से हार गए थे। हाँ, क्योंकि चूहों ने वायरिंग खा ली थी। आप ऐसे अनप्रिडिक्टेबल रिस्क को प्लान नहीं कर सकते, पर आप बफर्स बना सकते हो। रूम फॉर एरर आपको इन्हीं अननोन से बचाता है। ये सब पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, सर्वाइवल, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, अनएक्सपेक्टेड इवेंट से बचना। अब कुछ आखिरी पर उतने ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर आते हैं। एक है फ्रीडम। हाँ, पैसा जो सबसे बड़ी चीज खरीद सकता है, वो शायद टाइम पर कंट्रोल है, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आजादी। एंगिस कैम्बल की रिसर्च भी ये कहती है, हैप्पीनेस का सबसे बड़ा सिंगल प्रेडिक्टर ये नहीं है कि आप कितना कमाते हो या आपका घर कितना बड़ा है, बल्कि ये है कि आपको अपनी लाइफ पर कितना कंट्रोल महसूस होता है, कि आप सुबह उठकर ये डिसाइड कर सको कि आज क्या करना है, किसके साथ करना है, कब तक करना है। ये फ्रीडम ही असली वेल्थ है। डेरेक सीवर्स की कहानी याद है? हाँ, उसने कहा कि जब उसने $12,000 सेव कर लिए थे, तब वो अपनी जॉब छोड़कर फुल टाइम म्यूजिशियन बन सका।
उसके लिए वो $12,000 उसकी कंपनी बेचने से मिले मिलियन से ज्यादा लाइफ चेंजिंग थे, क्योंकि उन्होंने उसे फ्रीडम दी थी। तो पैसे को टाइम और ऑप्शंस खरीदने के लिए यूज करना शायद उसका बेस्ट यूज है। और जब हम डिसीजंस लेते हैं तो हाउसल सजेस्ट करते हैं कि हमें कोल्डली रैशनल होने के बजाय रीजनेबल होने की कोशिश करनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम इंसान हैं, इमोशंस वाले, स्प्रेडशीट नहीं। हम हमेशा 100% मैथमेटिकली ऑप्टिमल डिसीजंस नहीं ले सकते, और शायद लेना भी नहीं चाहिए अगर वो हमें मेंटली परेशान करता है। अच्छा। हैरी मार्कोविट्ज, जिन्होंने पोर्टफोलियो थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज जीता, उन्होंने खुद अपने रिटायरमेंट फंड्स को ऑप्टिमाइज करने के बजाय सिंपली 50-50 स्टॉक्स और बॉन्ड्स में डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि वो रिग्रेट को मिनिमाइज करना चाहते थे। ये डिसीजन शायद मैथमेटिकली रैशनल न हो, पर उनके लिए रीजनेबल था। हाँ, क्योंकि इससे उन्हें रात को अच्छी नींद आती थी। अगर किसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से आपको थोड़ा कम रिटर्न मिलता है, पर आप उसे लंबे समय तक फॉलो कर पाते हो, तो वो रीजनेबल है। ये इंटरेस्टिंग है। और इससे जुड़ता है एक और पॉइंट, यूल चेंज। हम बदलेंगे, हमारे गोल्स बदलेंगे। हम अक्सर ये भूल जाते हैं। हाँ, साइकोलॉजिस्ट्स इसे एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन कहते हैं। हम ये तो आसानी से देख पाते हैं कि हम पिछले 10 साल में कितना बदल गए हैं, पर हमें लगता है कि फ्यूचर में हम वैसे ही रहेंगे जैसे आज हैं। पर ये सच नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारी वैल्यूज, गोल्स, डिजायर्स बदलते हैं। इसलिए हाउसल कहते हैं कि एक्सट्रीम फाइनेंशियल प्लान से बचना चाहिए। जैसे रिटायरमेंट के लिए इतनी कम इनकम पर जीने का प्लान बनाना कि आज इंजॉय ही ना कर पाओ, या हमेशा सबसे हाई पेइंग जॉब के पीछे भागना, भले ही वो पसंद ना हो। फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। हाँ, और जब मन बदले तो पुराने फैसलों पर अटके मत रहो। संक कॉस्ट्स को जाने दो, यानी वो पैसा या मेहनत जो पहले ही लग चुकी है और वापस नहीं आ सकती, उसे भूलकर आगे बढ़ो। और 2 आखिरी ट्रैप्स जिनसे बचना है। पहला, दूसरों से क्यूज लेना जो अलग गेम खेल रहे हैं। ये बहुत कॉमन गलती है। एक डे ट्रेडर जो कुछ घंटों के लिए स्टॉक्स होल्ड करता है, उसका गेम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से बिल्कुल अलग है जो सालों या दशकों के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। पर डे ट्रेडर के एक्शंस भी स्टॉक प्राइस को अफेक्ट करते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कंफ्यूज कर सकता है या पैनिक में ला सकता है। मार्केट बबल्स अक्सर तब बनते हैं जब शॉर्ट टर्म मोमेंटम चेजर्स का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ जाता है कि वो लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर्स को भी अपने गेम में खींच लेते हैं। तो अपना गेम पहचानना जरूरी है। बिल्कुल। अपना टाइम होराइजन समझो और दूसरों के एक्शन से इन्फ्लुएंस मत हो। ये सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं, स्पेंडिंग में भी होता है, जब हम दूसरों को देखकर खर्च करते हैं जिनके गोल्स और फाइनेंशियल सिचुएशन हमसे अलग है। और आखिरी पॉइंट, पेसिमिज्म का अट्रैक्शन। क्यों बुरी खबर ज्यादा अटेंशन खींचती है? क्यों लगता है कि चीजें हमेशा खराब ही होंगी? हाउजर इसके कुछ रीजंस बताते हैं। पहला, पेसिमिज्म ज्यादा स्मार्ट और प्लॉजिबल लगता है, ऑप्टिमिज्म नाइव लग सकता है। अच्छा। दूसरा, बुरी खबर ज्यादा अर्जेंट लगती है क्योंकि वो सबको अफेक्ट कर सकती है। तीसरा, प्रोग्रेस बहुत धीरे धीरे होता है, क्यूमुलेटिव होता है, इसलिए नोटिस नहीं होता। पर सेटबैक्स बहुत तेजी से होते हैं और अचानक होते हैं, इसलिए ज्यादा अटेंशन ग्रैब करते हैं। चौथा, पेसिमिज्म हमारी एक्सपेक्टेशंस कम कर देता है, जिससे अगर कुछ अच्छा हो जाए तो प्लेजेंट सरप्राइज मिलता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि मार्केट्स और लोग अडेप्ट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कांस्टेंट पेसिमिज्म शायद उतना ही गलत है जितना ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म। और इस पेसिमिज्म और अनसर्टनिटी के माहौल में हम अपीलिंग फिक्शंस या कहानियों पर बिलीव करने लगते हैं। हाँ, खासकर जब हम कुछ डेस्परेटली चाहते हैं। मेडॉफ का एग्जाम्पल ले लो। उनके कंसिस्टेंट हाई रिटर्न्स सस्पिशियस लगने चाहिए थे, पर लोग उन पर बिलीव करते रहे क्योंकि वो ऐसी रिटर्न्स चाहते थे। हमारी दुनिया की समझ हमेशा अधूरी होती है। हाँ, पर हम उस गैप को भरने के लिए अपने मन में एक कंप्लीट स्टोरी, एक नैरेटिव बना लेते हैं। इससे ओवर कॉन्फिडेंस आता है। हम सोचते हैं हमें सब पता है, जबकि हमने सिर्फ एक कहानी बनाई है जो हमें अच्छी लग रही है। वाओ, तो काफी सारे इंसाइट्स हैं इस किताब में। अगर इस पूरी गहरी चर्चा को समराइज करना हो तो की टेकअवेज क्या होंगे? कुछ सिंपल पर प्रोफाउंड बातें हैं। पहला, थोड़ा हम्बल रहो। सक्सेस में लक का रोल है, फेलियर में रिस्क का। जब चीजें अच्छी चल रही हों तो इतराओ मत, जब खराब हों तो खुद को या दूसरों को माफ करना सीखो। दूसरा, ईगो को कम करो, वेल्थ अपने आप बढ़ेगी। वेल्थ वो है जो दिखती नहीं। और पैसा बचाओ, सिर्फ स्पेसिफिक गोल्स के लिए नहीं, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी और टाइम पर कंट्रोल पाने के लिए। तीसरा, अपने पैसे को ऐसे मैनेज करो कि रात को चैन की नींद सो सको। रीजनेबल बनो, कोल्डली रैशनल नहीं। अपने इमोशंस को समझो। चौथा, टाइम होराइजन सबसे इंपॉर्टेंट है।
कंपाउंडिंग को काम करने दो। इसके लिए गेम में बने रहना, सर्वाइव करना जरूरी है। 5वां, पैसे का सबसे बड़ा फायदा शायद टाइम पर कंट्रोल पाना है। यूज मनी टू गेन कंट्रोल ओवर योर टाइम। और 6, हमेशा रूम फॉर एरर रखो। प्लान करो कि प्लान फेल होगा। दुनिया सरप्राइजिंग है। और आखिरी, अपना गेम पहचानो। अपनी फाइनेंशियल जर्नी को दूसरों से कंपेयर मत करो जो अलग रेस में दौड़ रहे हैं। थोड़ा काइंड बनो, कम शो ऑफ करो। असली रिस्पेक्ट चीजों से नहीं, कैरेक्टर से मिलती है। बिल्कुल सही। तो इस पूरी डिस्कशन के बाद एक आखिरी सवाल सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। क्या पैसा वाकई नंबर्स का खेल है, या फिर ये समझने का कि हम इंसान कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं? शायद सबसे बड़ा रिस्क यही रियलाइज ना करना है कि हम सब एक ऐसे गेम में हैं जो लॉजिक से ज्यादा साइकोलॉजी से चलता है। आपकी क्या राय है?